जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15वें वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए, सो डोंट स्किप द वीडियो। कारण है बेटा, ऑल वनडे एग्जाम में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी छोटी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर साइंस से रिलेटेड प्रश्न बेटा आते हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए, ये सीरीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो तो है ही। पहला नंबर का प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेटा यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेंस लगा होता है वो बेटा क्या होता है, आपका उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरीके होता है। मतलब कह रहा है किस लेंस का प्रयोग हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरीके करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर लें अवतल लेंस की, तो बेटा अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब उत्तल वाला जो होता है वो बेटा अभिसारी लेंस होता है, और जो अवतल होता है वो अपसारी लेंस होता है। यहाँ पर बहुत सारे लेंस हैं, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं और अपने दिमाग पे बसा सकते हैं कि एक्चुअली प्रश्न क्या पूछ रहा है और वास्तविकता है क्या। अगला प्रश्न है कि आँख की रेटिना में आप सभी जानते हैं प्रतिबिंब बनता है। तो वो पूछ रहा है कि जो बना प्रतिबिंब होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सुंदर नशीली आँख है। यहाँ पर कह रहा है कि आँख की जो रेटिना है वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब बेटा वास्तविक तो बनता ही बनता है, साथ साथ में उल्टा बनता है। अब आप सोचोगे उल्टा बन रहा है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है। ये बेटा आपका मस्तिष्क काम करता है। प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा कर लेता है। मतलब कोई जानवर है तो 4 पैर ऊपर और बाकी नीचे रहने वाला है, लेकिन हमारा दिमाग उसे जो है कन्वर्ट करके देख लेता है और इमेज को हम समझते हैं कि वो सीधी सीधी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें ठीक ठाक है, मतलब 6x6 के बंदे की आंखें हैं, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है बेटा 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्योंकि मोस्टली आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए संभावित भी है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो बड़ी साफ साफ नजर आती हैं, लेकिन पास वाली वस्तुएं उसे साफ दिखाई एक्चुअल में देती नहीं है। एक व्यक्ति है, उसे दूर वाली चीज़ें तो साफ साफ नज़र आती हैं, लेकिन पास वाली चीज़ें वस्तुएं साफ नज़र नहीं आती, तो उसे कौन सी बीमारी है। तो इसे बेटा हम दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इस दोष में एक्चुअली होता क्या है कि नाम ही है दूरदृष्टि दोष। मतलब दूर वाली चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन पास वाली चीज़ें दिखाई नहीं देती। मतलब दूरदृष्टि में दूर की दिखाई देती हैं, पास की दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर यहाँ पर हम दे देते हैं निकट की, तो निकट दृष्टि दोष में बेटा क्या होता है, निकट में आपके जो है निकट की दिखाई देती हैं, पास वाली दिखाई देंगे लेकिन दूर वाली दिखाई नहीं देती। मतलब जैसा नाम है, निकट दोष वाले में निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और आपके दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। बस इतनी सी बात है। तो बेटा दूरदृष्टि दोष जो होता है इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, और जो निकट दृष्टि दोष है इसे बेटा मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, मायोपिया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से कवर हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि फोटोग्राफी बड़ा शौक है आजकल के बच्चों को। इसमें जो प्रयुक्त होने वाला हाइपो है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में जो हाइपो का प्रयोग किया जाता है वो एक्चुअल में उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसे बेटा सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। जो हाइपो होता है, जो फोटोग्राफी में आपके प्रयोग किया जाता है, उसे हम सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम हाइपो का होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि सेकेंड लोलक, ठीक है, सेकेंड लोलक का आवर्त
आवर्तकाल कितना होता है। इस तरीके से किसी पिंड को बांध करके लटका देते हैं और ये गति करता है। इसे यहाँ पर हमने क्या किया, इधर खींच करके छोड़ दिया, तो इस तरीके से इसका मूवमेंट बना रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये लोलक होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आवर्तकाल जो होता है सेकंड लोलक का, वो बेटा 2 सेकंड होता है। 2 सेकंड इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए स्किप करके मत जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको परीक्षा में। ठीक है, अगर हम बात करें वायु की या फिर किसी गैस की, तो इसमें जो संचारित ध्वनि तरंगे हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब वायु की बात करें या फिर गैस की बात करें, वहाँ पर जो संचरित होने वाली ध्वनि तरंगे हैं उनकी एक्चुअल में प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है या फिर अनुप्रस्थ होती है, तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य होती है, तो अनुदैर्ध्य इज द राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑडियो दिखाया गया है जो कि आप समझ सकते हो। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करती है, तो बेटा जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है ना, वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत हेल्पफुल है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब डिटर्जेंट या कुछ ऐसी चीज़ें लेकर हमने पानी में मिक्स कर दी है, उसके बाद जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो क्या होगा, तो वो बेटा घटने वाला है, घट जाएगा। ठीक है, मतलब अपमार्जक को हमने मिक्स किया, वॉशिंग मशीन देख सकते हैं, तो अगर मिक्स किया है पानी में तो पानी का पृष्ठ तनाव बेटा घटने वाला है, घट जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है कि एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है। यहाँ पर तरल आपको नजर आ रहा है, तो जो आदर्श तरल होता है ना, उसकी जो बेटा श्यानता होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 इज द राइट आंसर। किसी आदर्श तरल की जो श्यानता है वो 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप ताप बढ़ा देते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या घटोत्तरी होने वाली है या फिर बढ़ोतरी होने वाली है, तो एक्चुअल में जो बेटा पृष्ठ तनाव है ताप बढ़ने पर क्या होने वाला है, घटने वाला है, मतलब पृष्ठ तनाव घट जाएगा ताप बढ़ाने पर। ये बेटा आपका फायर है, क्या है, आग है, और आग लगी हो सीने में, ठीक है, तब उस पढ़ने का मजा कुछ और होता है। ये अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों कि हवाई जहाज की बात करें या फिर हेलीकॉप्टर की बात करें, तो जो उड़ान भरने की प्रक्रिया है ना, उसमें क्या अंतर होता है, वो एक्चुअली जानना चाहता है। जो आपका प्लेन होता है ना, वो उड़ान किस सिद्धांत पर भरता है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, तो बेटा बर्नौली का सिद्धांत तो आपके एरोप्लेन पर काम करता है। ठीक है, हवाई जहाज पर। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको जो है इमेज दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका जो यहाँ पर है, ये आपका एरोप्लेन दिया गया है। ये जब उड़ता है ना, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रिंसिपल काम करती है। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो ये बेटा आपके किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर बेटा आपका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने का काम करता है। ठीक है, तो आप शायद क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई संदेह है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बेटा ताप का जो SI मात्रक होता है, ठीक है, SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपका ताप है, जिसे आप टेम्परेचर के नाम से जानते हो, उसका मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। क्या होता है बेटा, केल्विन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपके सम्मुख कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भर दिया जाता है, मोस्टली आप देखते हैं गर्मियों के सीजन में ऐसा होता है, बोतल में पानी भर करके रख दिया जाता है और उसे बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाता है जमाने के लिए, ताकि बर्फ़ जम जाए। अगर बोतल को एकदम ऊपर तक भर दिया गया है, मतलब पूरा फुल करके उसके बाद बंद किया गया है, तो संभावना है कि जब बर्फ़ जम जाएगी तो वो बोतल कहीं ना कहीं कांच वाली टूटने वाली है। ठीक है, टूट जाएगी। तो बोतल आखिरकार क्यों टूट जाती है, तो इसका कारण होता है कि बेटा जो आपका पानी होता है ना, वो जमने पर क्या होता है, फैलता है, मतलब उसके आयतन में बढ़ोतरी होती है। जो बोतल, मान लो ये बोतल है, इसमें मैंने क्या किया, ऊपर तक बिल्कुल फुलम फुल
भर दिया, भरा हुआ दिख रहा है। अब इसे मैंने क्या किया, फ्रीजर में लगा दिया। तो फ्रीजर में मैंने जमने के लिए लगा तो दिया, लेकिन ये जो पानी है तरल अवस्था में है, जब ये बर्फ में अर्थात ठोस अवस्था में बदलेगा, इसके आयतन में बढ़ोतरी होगी। अब इसे स्पेस तो मिलेगा नहीं कहीं, तो जायज़ सी बात है कहीं ना कहीं कांच की बोतल आपकी क्या हो, टूट भी सकती है और जो है उसमें चटकन भी आ सकती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा एक्चुअल में होता क्यों है। ठीक है, आप सोचोगे कोई जादू काम कर जाता है, कोई जादू काम नहीं करता, क्योंकि आयतन में बढ़ोतरी होती है, इस वजह से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। बेटा जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ना, ये आपके हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सन जो है चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य किरणों की तीव्रता, सूर्य किरणों की जो तीव्रता होती है वो हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। तो इसके लिए हम बेटा एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या है, एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर के माध्यम से हम सूर्य के किरणों की तीव्रता को क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। ठीक है, मापन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष बचपन में हमने बहुत देखा है, आज भी मौका मिलता है तो देख लिया करते हैं। इंद्रधनुष को इस तरीके की संरचना आकाश में बना करती है। ठीक है, तो बेटा इंद्रधनुष के मध्य में आपको कौन सा रंग दिखाई देता है। तो मध्य की अगर हम बात करेंगे तो बेटा हमें हरा, हरा मैंने मार्कर भी ले रखा है, हरा हरा नज़र आता है। ठीक है, तो हरा रंग इज द राइट आंसर होता है। इंद्रधनुष के मध्य में बेटा हमें हरा रंग नज़र आता है। इसलिए अब अगली बार अगर दिखाई दे, बरसात का सीजन आ भी गया है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेटा टेलीविज़न में कौन से रंगों के जो विभिन्न रंग बनाए जाते हैं, मतलब कह रहा है टेलीविज़न में कौन से रंग होते हैं जिनसे बहुत सारे रंग बनाए जाते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर हमें जो है चित्र दिखाई देता है। तो अगर टेलीविज़न की बात करें तो यहाँ पर बेटा लाल रंग, हरा रंग और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। अब आप इस टीवी को देखोगे, बोले ये तो सर जी ब्लैक एंड वाइट वाली है। ठीक है, आदम ज़माने की है, तो ब्लैक एंड वाइट वाली तो ये टीवी है। ये बात तो भैया बिल्कुल सही है, ब्लैक एंड वाइट वाली ये टीवी है। तो यहाँ पर तो कलर एक्चुअली है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर दो ही कलर हैं आपके, ब्लैक और वाइट है। लेकिन मैं वर्तमान टीवियों की बात कर रहा हूँ। अब तो मोस्टली आपके लोगों की जो है एलईडी देखने को मिलती हैं, एलसीडी देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से जो है आप मनोरंजन का काम करते हैं। तो वहाँ पर लाल, हरा और नीला इन्हीं का संयोजन होता है, जिससे बहुत सारे रंगों का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो आदम जमाने वाली है, जब हम लोग बैठ करके भीड़ में, परिवार में सब लोगों के साथ रामायण वगैरह देखा करते थे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं।